वेलकम टू पॉसिटिव ट्यूटर। आई एम नौशीन खान एंड आज अपन वापस वही अपनी स्टोरी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज़ सेल बायोलॉजी। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि सेल बायोलॉजी में सेल क्या होता है, रॉबर्ट हुक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे। रिवाइज कर रहे हो ना सब? ये सब चीज़ें ना बिना रिवाइज करे नहीं चलने वाली है, सब कुछ कंटिन्यू रिवाइज करना है। और एक है ना, एक कॉपी बना लिया ना कीवर्ड्स की, जितने भी जो मेन साइंटिस्ट के नाम हो गए, कॉर्क क्या होता है ना, न्यूक्लियस वगैरह, उसके ना कितनी ऑर्गेनिल्स होती है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। तो इतनी जितनी भी जो मेन टॉपिक्स आ रहे हैं ना, इन सबको एक है ना कॉपी में लिखते चलना, ताकि आपके पास शॉर्ट रिवीजन टाइम के लिए ना फटाफट हो जाए, कोई आपको इशू नहीं आए आगे। तो पहले तो ये सब रिवाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप पुराने नोट्स उठाओ, जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे कंटिन्यू करो, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करना। इनकेस अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस कंटिन्यू करो, मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, अदरवाइज़ आपसे ये वाला लेक्चर भी संभलने वाला नहीं है ना। ठीक है, तो अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, सेल क्या होता है। मैं फटाफट शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ, अपनी कॉपी में देख के फटाफट रिवाइज करते जाना, ठीक है। मैंने बताया था सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में बताया था मैंने, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में, है ना, रुडोल्फ रुकोफ के बारे में मैंने बताया था। 1838 में मैथियस स्लैडिन जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा था। देन थियोडोर स्वान 1839 में दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, और स्वान कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक। ओमनिस सेलुला ई सेलुली ये रुडोल्फ रुकोफ ने दिया था, उन्होंने बताया था कि न्यू सेल का फॉर्मेशन प्रीवियस सेल से ही होता है, और ये चीज़ सेल थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं थी, ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। ये सब याद रखना है। फाइनली फिर सेल थ्योरी में क्या आया था, इंक्लूड क्या 2 पॉइंट किए गए थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, देन ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक। फिर ये ओवरव्यू ऑफ सेल, ये पूरी एनसीईआरटी की स्लाइड से मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ। एनसीईआरटी ओपन करना, सब कुछ फटाफट रिवाइज करना, कुछ भी डाउट्स आते, क्वेश्चन आते तो कमेंट सेक्शन में आस्क करना, ठीक। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ ऑर्गेनिल्स, मैंने बताया था ऑर्गेनिल्स क्या होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सब अपने को यूकेरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिल, ठीक है। हमारा क्या था, सेल था, सेल के अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमने देखा था साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा फिर क्या हो गए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स। देखो इसके अंदर आगे लिखा हुआ है, अपने को प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज की क्लास में कवर कर सकते हैं या फिर करने वाले हैं, देखते हैं अपन आगे। फिर एनिमल सेल में अपन देखने वाले सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, ये सब आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल, ये वाली मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि इसको अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे, मगर फिर से यहाँ ये जो डायग्राम्स है ना, एक्चुअली वो बताना चाह रहे हैं कि सेल्स का कभी भी फिक्स साइज या फिर शेप नहीं होता है, उनका साइज भी चेंज हो सकता है और शेप भी चेंज्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सेल्स स्फेरिकल शेप में ही होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हमारा रेड ब्लड सेल, उसका शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव शेप की होती है। अब बाई कॉन्केव शेप क्या होता है, जैसे ये समझो कि एक फुग्गा है अपने पास में, है ना, अपना बलून हवा भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा पिचकावा नहीं, ठीक है। उसको अपन ने दोनों साइड से ना दबा दिया है, ठीक। अब दबाने के कारण क्या होगा, उसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा वो अंदर दब जाएगा, और जो पेरिफेरी पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उभरा हुआ होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो इसी शेप की होती है। वाइट ब्लड सेल का उन्होंने शेप बताया है। कॉलमनर सेल, ये मैंने बताया था। एपिथेलियल सेल क्या होती है, क्या होती है एपिथेलियल सेल, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट मैंने बताया था नर्व सेल, नर्व सेल कहाँ पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका भी। देन ट्रैकेट, मेसोफिल सेल, मैंने बताया था कि ये दोनों जो सेल्स होती है वो हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, ठीक। यहाँ पे साइज भी बताए गए अलग अलग सेल्स के। फिर अपन ने स्टार्ट कर दिया था प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या होता है प्रोकैरियोट्स, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट 2 टाइप के सेल्स होते हैं, जो कि अपन ने न्यूक्लियस
के बेसिस पर क्लासिफाई करा था। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ठीक, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो आज के मॉडर्न और यूकैरियोटिक, दैट इज न्यू सेल्स। और कैरियोट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब प्रो के अंदर, प्रो का मीनिंग क्या मैंने बताया था? प्रिमिटिव। कैरियोट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ बैक्टीरिया, मैंने बताया था। अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर में कवर करते चलेंगे कि RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। एकदम शॉर्ट में भी समझ लो, RH विटेकर ने क्या करा था? अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। वो बड़े बड़े ग्रुप थे, वो बड़े बड़े ग्रुप थे, इसलिए हमने उसको नाम नहीं दिया किंगडम, ठीक है। उसमें एक था मोनेरा। मोनेरा में सारे इंक्लूडेड थे प्रोकैरियोट्स, ठीक। बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एक को अपन साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। फिर माइकोप्लाज्म, PPLO। एक्चुअली ये दोनों ना एक ही है। यहाँ पर NCERT में यहाँ पे मिस्टेक करी हुई, यहाँ पर एंड लिख दिया। यहाँ पर कोई एंड नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली और आएगा, यहाँ पे स्लेश लगाना चाहिए था उन्हें। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अपन माइकोप्लाज्म को ही बोलते हैं। ये पूरा के पूरा ना अपन किंगडम मोरेना में पूरा कवर करेंगे अच्छे से। फिर इसके अंदर हाँ, ये एक चीज़ इसमें थी ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कवर करवानी थी वो अपन अब कर लेते हैं। ठीक, मैं क्या बताती हूँ कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इन्हें अपन ने शेप के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया है। कोकी, कोकस भी अपन बोल सकते हैं। बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम, ठीक है। NCERT में देखो अपन जो अभी स्लाइड देख रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था कि प्रोकैरियोट्स के ना टाइप बताए गए शेप के बेसिस पे, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। कोकस क्या होता है? कोकस ना इसके वर्ड से तुमने ना एक हिंट ले लेना, सी, जैसे राउंड, मतलब जो ऐसे राउंडेड होंगे ना, इसे हम बोलते हैं। जो बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोकस। अब इसके भी कि वो कितनों का ग्रुप है या फिर सिंगल एक ही स्फेरिकल बैक्टीरिया है, उसके बेसिस पर अपन ने उसके नंबर के बेसिस पर इसे और क्लासिफाई कर दिया है। मोनोकोकस मतलब सिर्फ एक सिंगल स्फेरिकल कोकस है। देन डिप्लोकोकस, दैट इज 2 कोकस साथ में, ठीक। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ये NCERT में नहीं है, ये सब नोट करते जाना। स्ट्रेप्टोकोकस इस तरह से एकदम एक स्ट्रेट लाइन, प्रेयर के असेंबली में अपन खड़े होते हैं ना, एक के पीछे एक, वो जो लाइन फॉर्म होती है ना, इस तरह से। अगर बैक्टीरिया इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आते हैं स्टेफाइलोकोकस। अंगूर का गुच्छा देखा है? अंगूर के गुच्छे के फॉर्म में अगर बैक्टीरिया हमें दिखाई देंगे तो हम उसे नाम देंगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो उनका जो ग्रुप होता है ना, उसे भी उसके शेप के बेसिस पर, उसका शेप किस तरह से है, उसका नंबर कितने हैं, उसके बेसिस पर अपन ने अलग अलग नेमिंग कर दिया और अलग अलग तरह से उसे डिवाइड कर दिया। ये क्या था? कोकस, मतलब कि स्फेरिकल शेप। अब नेक्स्ट क्या? बैसिलस। बैसिलस रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप रोड के समान होता है। अब ये भी अगर सिंगल है तो हम क्या बोलेंगे? मोनोबैसिलस। अगर 2 साथ में है तो हम क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस की जगह क्या आ जाएगा? बैसिलस, डिप्लोबैसिलस। फिर नेक्स्ट क्या है? विब्रियो। विब्रियो ना कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। इसे
इसे हटाते हैं यहाँ से। विब्रियो ऐसे जो कोमा शेप के दिखाई देंगे ना, उसे हम बोलते हैं विब्रियो। और स्पाइरलम नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे राउंडेड दिखाई देंगे। स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं ना अपन कॉपियों में, बस वही। जो स्पाइरल शेप के होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्पाइरलम। ठीक, ये चीज़ है ना, याद करते जाना साथ में। अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी अपनी एनसीईआरटी में, ये स्पाइरलम, ये अपन ने अभी देखा। रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस होते हैं, कोकस, स्फेरिकल शेप, विब्रियो, कोमा शेप, ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बताया गया है। यहाँ पे डीएनए के बारे में बताया गया। तो डीएनए ना, इसकी ना पूरा के पूरा डीप में, जो हेरिडिटी वाला चैप्टर तुम 12th क्लास में पढ़ोगे ना, वहाँ पे पूरी की पूरी एकदम पिक्चर देखनी तुम्हें। अभी बस इसका एक छोटा सा ट्रेलर देख लो क्या होता है। ये वाले पेज का अपन कंटिन्यू करते आगे। ठीक, ये वाला पार्ट तो हो गया अपना। ठीक, अब देखो जो अपने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं बेसिक, साथ में बनाते जाना अपनी कॉपी में भी। ये मैंने रोड शेप बैक्टीरिया बनाया है, क्या नाम होगा इसका, बैसिलस। ठीक, अब इसके अंदर अपन थोड़े चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बनाई है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन के अलावा और क्या देखने को मिलेगा हमें इसमें, बाहर की तरफ ना एक लूज या फिर बहुत ज़्यादा टाइट अपने को एक और एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या फिर कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स या फिर कैप्सूल, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। अगर वो लूज है तो वो क्या होगी, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। अरे भाई गॉड, अगर लूज है और अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो हम क्या बोलेंगे उसे, कैप्सूल लेयर। स्लाइम लेयर। ठीक, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज करते हैं। साइटोप्लाज्म, ठीक, अंदर जो फ्लूइड भरा होता है सेल के बैक्टीरिया के सेल में या फिर किसी भी सेल में, वो क्या होता है, वो फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट इसमें हमें क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, सर्कुलर डीएनए जो कि अनबाउंडेड बाय मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सर्कुलर डीएनए
इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इसीलिए कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये किस तरह के होंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल यूँ समझो कि अपने घर का जो हॉल है ना, हॉल मतलब ऐसा घर है जिसके अंदर बस एक ही दीवार है, मेन दीवार है, उसके अलावा और कोई अंदर अदर रूम नहीं है, बस एक हॉल है, उसी के अंदर एक तरफ किचन है, एक तरफ रेस्ट रूम है, एक तरफ बेडरूम है, यहीं पर स्टडी रूम भी है, मतलब स्टडी भी यहीं पर हो रही है, मेहमान भी यहीं पे आ रहे हैं, सब एक ही रूम में हो रहा है, कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग चैम्बर्स होना, बट कोई चैम्बर नहीं, एक सिंगल चैम्बर के अंदर ही सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है, खाना भी यहीं बन रहा है, पढ़ाई भी यहीं हो रही है, रेस्ट भी यहीं हो रहा है, टीवी भी यहीं चल रही है ना, सो भी यहीं है, गेस्ट भी इसी रूम में आ रहे हैं, सब कुछ इसी रूम में हो रहा है। इस तरह के सेल्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब एक ही बस एक ही इन्वेलप पे एक ही अपने पास मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमें कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, इसके अलावा हमें इनके अंदर राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए mRNA, अपन आगे पढ़ेंगे, mRNA बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या है, हमारे राइबोसोम। हमें प्रोकैरियोटिक सेल में कभी कभी एक ही mRNA पर कई सारे राइबोसोम अटैच्ड दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास में, सेल मेम्ब्रेन पर ही ना, यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी चेन हमें दिखाई देती है, सेल मेम्ब्रेन पर ही वो अटैच्ड होती है। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए एक रेस्पिरेटरी चेन होती है, जो हमें सेल मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड दिखाई देती है, उसी पर अटैच्ड होती है। ये क्या है, हमारी रेस्पिरेटरी चेन। ठीक, इसके अलावा हमें और क्या दिखाई देगा, हमें कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव बॉडीज। ये सब क्या है, इंक्लूसिव बॉडीज, इंक्लूजन है, इंक्लूजन बॉडीज, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसी का भी मतलब स्मॉल पार्ट, एक फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक, अब ये हो गया। इसके अलावा हमें इनकी मोबिलिटी के लिए, मतलब कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया मूव कैसे करेगा, उसके मूवमेंट के लिए भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया फ्लैजिला, ठीक है, ये क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया के। अब इसके अलावा हमें इनके अंदर कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, अपन ये वाला कलर ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीली। ये क्या है, पीली।
पीली का काम क्या होता है? पीली एक्चुअली ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंक्शन परफॉर्म करती है। बैक्टीरिया के अंदर जो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, और अपन नेक्स्ट क्लास में मतलब क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे एक वेक्टर नाम का वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा। वो वेक्टर के अंदर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो वहाँ वो बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पीली का। और अगर बैक्टीरिया के लाइफ में देखें तो ये क्या करता है? सेक्सुअल मीटिंग, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल का एक ओवरव्यू, एक डायग्राम, ठीक है। इसके एकदम कॉपी पेस्ट कर लेना और बिल्कुल ऐसे कैसे याद कर लेना। अब इसके अंदर हमें ये हो गई हमारी ग्लाइकोकेलिक्स, फिर एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, एक लेयर तो बनाई नहीं अपन ने, सेल वॉल। हमें बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। अपन यहाँ पे बना लेते हैं सेल वॉल बाहर से। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगी? सेल वॉल। बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या हो गया? ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर, फिर नेक्स्ट क्या हमारी सेल वॉल, देन नेक्स्ट हमारी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन पर ही अटैच्ड होती है रेस्पिरेटरी चेन। फिर अंदर हमें दिखाई देगा साइटोप्लाज्म, हमें फिर सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोजन बॉडीज होंगी, राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स याद रखना ये भी एक सेल ऑर्गेनील है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनील होती है। प्रोकैरियोटिक्स में बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही हमें सेल ऑर्गेनील देखने को मिलती है, वो होती है राइबोसोम, और वो भी मेम्ब्रेन लेस होती है। मतलब सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही इन्वेलप है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा हो गया क्या? प्रोकैरियोट्स। एक और चीज़ इसमें रह गई है और वो है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया सेल में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि हमारे जो मेन सर्कुलर डीएनए है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हमें सर्कुलर डीएनए हमें दिखाई देते हैं जो कि एकदम फ्री है, साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये भी बायोटेक्नोलॉजी अपना नेक्स्ट क्लास है, 12th क्लास में आपको देखने को मिलेगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो ये एकदम जो बेसिक डायग्राम है ना, इसे एकदम मगअप कर लेना। फिर नेक्स्ट क्या एनसीईआरटी में अपन देखते हैं, यहाँ पे अपना प्रोकैरियोट्स पूरा A to Z कंप्लीट हो गया है। ये जो निकल रहे हैं ना, ये फ्लैजिला ELC के, जो उसके मूवमेंट में, मोबिलिटी में रोल प्ले करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट अपना क्या है? सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। फिलामेंट हुक, ये जो अपन ने अभी बात करी ना पूरा, ये वही चीज़ इसके ना इंक्लूडेड है। सेल इन्वेलप क्या है? ये वही है, मतलब सेल इन्वेलप का मतलब क्या है? इन्वेलप मतलब क्या होता है? कवर करना, किसी चीज़ को कवर करना। और अपन बात कर रहे हैं अभी प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में कवर करने का काम कौन कर रहा है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये तीनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप। और तीनों का मेन काम क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करके रखना और उसे शेप प्रोवाइड करने का काम करती है सेल वॉल। इसका जो बचा हुआ पार्ट है कुछ अपन कल कवर करेंगे एंड देन यूकैरियोटिक्स स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, खत्म।